एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम नाउन के चैप्टर को कंप्लीट रूप से देख चुके हैं, जहाँ पे हमने नाउन के बारे में जितने भी रूल होते हैं जिनसे संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी रूल्स की बात कर ली है और हमने नाउन के कई प्रकारों की बात की है, जहाँ पे हमने देखा कि किसी नाउन का सिंगुलर में अलग अर्थ होता है, प्लूरल में अलग अर्थ होता है। और हमने ये भी देखा कि कभी कभी किसी नाउन का जो है सिंगुलर रूप में एक ही मीनिंग होता है, जबकि प्लूरल रूप में उसके दो रूप होते हैं और दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है। फिर हमने देखा था नाउन का सिंगुलर में ही उसके दो मीनिंग हो जाती हैं। सिंगुलर वाला जो उसका रूप होता है उसकी दो मीनिंग हो जाती हैं, जबकि उन दोनों मीनिंग में से किसी एक के लिए उसका प्लूरल भी बनता है। इस प्रकार से हमने नाउन के बहुत से रूप देख लिए और नाउन से संबंधित बहुत सारे रूल देख लिए। और हमने शुरुआत की थी इंग्लिश के एकदम बेसिक से, जहाँ पे हमने पहले एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है उसको हमने पहले जानने की कोशिश की थी, ताकि हमें इंग्लिश कायदे से जो है समझ में आए जो एग्जाम्पल में दिया जाए। जहाँ पे हमने शुरुआत में बात की थी एकदम शुरुआत से लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स की। उसके बाद हमने फिर वहाँ से वर्ड की बात की। वर्ड के हमने 8 प्रकार बात किए थे वर्ड में, जहाँ जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसके बाद हमने उन्हीं वर्डों के समूह से किस चीज़ का निर्माण होता है उसके बारे में जाना था, जहाँ पे हमें ये निकल के आया था कि अगर वर्डों का कुछ समूह जो है अगर नाउन का कार्य करता है या एडजेक्टिव का कार्य करे या एडवर्ब का कार्य करे, यानी एक वर्ड ये कार्य ना करके एक से अधिक वर्ड अगर ये कार्य करने लगे, यानी नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, तो उसे हम क्या कहते थे? फ्रेज कहते थे। अगर नाउन का कार्य कर रहा है तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज, और एडवर्ब का कार्य कर रहा है एडवर्ब फ्रेज। फिर हमने बात किया था कि वर्डों का कुछ समूह बना लेंगे हम, तो इससे बन जाएगा हमारा एक क्लास बन जाएगा। क्लास क्या था? क्लास सेंटेंस का ही एक पार्ट होता था, जो अपने आप में एक सेंटेंस होता था, लेकिन वो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे जो है क्लास पे निर्भर करता था। मतलब उसमें से जैसे एक सेंटेंस में हम कह लें, एक सेंटेंस एक से अधिक क्लास से मिल के बना हो सकता है। मतलब एक सेंटेंस का निर्माण एक ही क्लास से हो सकता है, या एक ही सेंटेंस में एक से अधिक क्लास हो सकती हैं। अगर एक सेंटेंस सिर्फ एक ही क्लास से मिल के बना हुआ है तो उसे हम क्या कहते थे? एक सेंटेंस में अगर एक ही क्लास होता है तो उसे हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और अगर एक ही सेंटेंस में एक से अधिक क्लासेज आ जाती हैं तो उसमें से हो सकता है कि एक ही प्रिंसिपल क्लास हो या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लास हो। तो हमने इस आधार पर देखा था सेंटेंस के प्रकार को जो है, जहाँ पे हमने ये भी देखा था कि सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अगर उसमें एक ही क्लास है तो वो प्रिंसिपल क्लास होगी, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर 2 क्लासेज हमारी हैं और दोनों ही प्रिंसिपल क्लास है, तो ये ऐसा सेंटेंस जो है एक कंजंक्शन से जुड़ता है, जिसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। दोनों क्लासों को उनसे जोड़ दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हमने कंपाउंड सेंटेंस कहा था। अच्छा, प्रिंसिपल क्लास हमारी ऐसी क्लास होती है जो अपने संपूर्ण मीनिंग के लिए, यानी अपने अर्थ के लिए किसी अन्य पे निर्भर नहीं करती है। लेकिन हमारी क्लास ऐसी क्लास जो किसी अन्य क्लास पे निर्भर करती है अपने अर्थ के लिए या अपने पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए, उस क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो हमने देखा अगर एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास अगर किसी कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ती हैं, तो हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हमने सेंटेंस के 3 प्रकार देख लिए थे हमने, और हमने सेंटेंस के पार्ट को विधिवत जाना था। और सेंटेंस में देखा था कि सेंटेंस का निर्माण 2 भागों से होता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग उसका होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट में कई चीज़ें हो सकती हैं, ये हमने देखा था। ये सारी बातें हमने डिटेल में अपने पिछले के वीडियो में कर रखी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। हमने जो भी वहाँ सारी बातें की थी उनसे संबंधित अब हम ये जो एक्सरसाइज करेंगे
इनमें हम हर चीज़ें, जितने चीज़ों की बात की उन सभी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे ताकि हमारा डिटेल्ड एनालिसिस होता रहे और हम उस चीज़ को जान बीत पाएँ कि हम क्लाजेज़ को कैसे अलग करते हैं। क्योंकि जब तक हम एक सेंटेंस सामान्यतः हमें एक सेंटेंस में हमेशा एक ही क्लाज नहीं होगी भाई, एक ही क्लाज का अगर सेंटेंस हो जाता है तो ऐसा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और सिंपल सेंटेंस का अर्थ निकालना सभी के लिए आसान होता है, इसको तो प्रायः सभी निकाल लेते हैं उसका अर्थ, उसके अर्थ के उसके मीनिंग को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लेते हैं जब उसमें एक ही क्लाज होती है, यानी एक ही प्रिंसिपल क्लाज होता है। यानी कहें कि हम अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसका अर्थ तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जब उसमें एक से अधिक क्लाज आ जाती हैं तब उसका अर्थ निकालना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि अब सब्जेक्ट कौन सा हो, पहली क्लास का कौन सब्जेक्ट है, दूसरी क्लास का कौन सा सब्जेक्ट है। तुमने जब सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस में हमने देखा था वहाँ पे सेंटेंस के जब पार्ट में देखा था, सब्जेक्ट हमने बांटा था सेंटेंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं हम। एक होता है सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक नाउन, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। और प्रेडिकेट के पार्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक फाइनाइट वर्ब का आना, यानी एक फाइनाइट वर्ब होगी उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हमने ये देखा था, ये सब चीज़ें हम अपने इसमें देखते हैं। तो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे जहाँ पे हम नाउन से संबंधित जितने रूल पढ़े हैं उन सब को हम रिवीजन करेंगे साथ में, और यहाँ पे गलतियाँ पकड़ेंगे नाउन से संबंधित क्या गलतियाँ हैं। जैसे हम पहला सेंटेंस देखें तो हमारे पहले सेंटेंस में क्या है, द मैनेजर ऑर्डर्ड टू रिमूव ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर विच वर यूजलेस। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा इसमें हम पहले देख लेते हैं हमारी कितनी क्लाजेज हैं। तो पहली बात हमारी शुरू होती है, तो पहली हमारी क्लास चलती है तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया द मैनेजर, क्योंकि हमने कहा था सब्जेक्ट को हम वहीं तक मानते हैं जहाँ से हमारी फाइनाइट वर्ब का आरंभ हो जाता है, उसके पहले के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सब्जेक्ट का पार्ट बन जाती हैं। तो द मैनेजर के बाद ऑर्डर्ड आया है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, हमारी ये मेन वर्ब है जिसे हम कहेंगे। ये यहाँ से लेकर के हमारा जो प्रेडिकेट का पार्ट है वो कहाँ तक चलता है, तो हम लेके चलेंगे यहाँ से, और ये पूरा लेते हुए हम कहाँ तक आएंगे, जहाँ तक कोई कंजंक्शन नहीं मिल जाता है। तो हमें एक कंजंक्शन प्राप्त हुआ विच, तो यहाँ तक हम क्या कहेंगे, ये पहली हमारी क्लास द मैनेजर से शुरू होकर के आती है और फर्नीचर पे ख़त्म होती है। उसके बाद एक कंजंक्शन है जो कि विच है, यहाँ से हमारी दूसरी क्लास शुरू होती है और हम देखते हैं एक वर्ब और हमें यहाँ दिखाई दे रही, तो हमारा ये विच जो है ये कंजंक्शन भी है और अगली क्लास के लिए सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। तो ये हमारी अगली क्लास का सब्जेक्ट हो गया, और हमारा दूसरी क्लास का जो प्रेडिकेट पार्ट है वो वर यूजलेस है, ये इतना है। अब हम अगर पहले पार्ट की बात देखें तो भाई अब हमें एरर ऐसे ही पहचानना होता है। अगर हम देखें कि पहली क्लास में हमारा सब्जेक्ट है द मैनेजर हमें देखने पे पता चल रहा है कि भाई ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसी अकॉर्डिंग वर्ब होगी जो फाइनाइट वर्ब होगी, और फाइनाइट वर्ब हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रही है, क्योंकि ये आर्डर जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाने के लिए। आगे जैसे हम बढ़ते हैं प्रेडिकेट के पार्ट में, तो हमारी एक और वर्ब हमें दिख रही है रिमूव मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। हमने बात किया था एक ही क्लास में एक से अधिक वर्ब नहीं आ सकती। अगर एक से अधिक वर्ब का प्रयोग होता है तो एक ही वर्ब फाइनाइट वर्ब होगी और दूसरी जो वर्ब होगी वो हमारी इनफाइनाइट वर्ब के रूप में आएगी। और इनफाइनाइट वर्ब का रूप हमने देखा था कि वो या तो जिरंड होगा या तो इन्फिनिटिव रूप होगा। इन्फिनिटिव रूप में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके प्रयोग किया जाता है। तो हम देख रहे हैं ये इन्फिनिटिव के रूप में आई हुई है। और हमारा जो इन्फिनिटिव रूप होता है ये सामान्यतः नाउन का कार्य करता है। हम बाद में इनमें इसके बारे में डिटेल में जानेंगे जब इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, ये दूसरी हो गई हमारी क्या है, दूसरी हो गई हमारी इनफाइनाइट वर्ब टू रिमूव ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर। तो हमने ये भी बात की थी कि हमारी जो फाइनाइट वर्ब है या इनफाइनाइट वर्ब है, ये दोनों वर्ब को हम दो भागों में और देख सकते हैं जिनको हमने कहा था ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी फाइनाइट वर्ब भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में विभाजित की जा सकती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब भी दोनों भागों में डिवाइड की जा सकती है।
तो ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या थी कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करती है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अगर हम पढ़ें कि भाई हमने ये भी कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है या नहीं कर रही है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं। अगर हमारी फाइनाइट वर्ब डिमांड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उस फाइनाइट वर्ब के साथ में हम क्या पढ़ेंगे, क्या लगा करके पढ़ेंगे या किसको लगा के पढ़ेंगे। जैसे अगर हम यहाँ तक पढ़ें कि ये भाई मैनेजर ने आदेश दिया था, तो हम कहें क्या आदेश दिया था। अगर क्या का उत्तर कुछ हमें चाहिए, जैसे हम कहें मैनेजर ने आदेश दिया था, तो आदेश क्या दिया था, ये हमारा क्या है, इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया था, अगर इसका उत्तर प्राप्त होता है तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि उसने आदेश दिया था, हटाने का आदेश दिया था। अब जो हमारी इनफाइनाइट वर्ब है टू रिमूव, ये कह रही है, इसका मतलब है भाई नाउन के रूप में तो हटाना, तो हटाने का आदेश दिया था। तो देखिए क्या का अर्थ मिल रहा है, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटिव रूप में है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा वो इन्फिनिटिव रूप में है। अब हम अगर यही इन्फिनिटिव के जो वर्ब है इसकी बात करें, तो रिमूव जो है ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट मांग रहा है कि हटाना। तो भाई क्या हटाना, तो बताया जरा, ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर की सभी पीसेस को हटाना। तो देखिए यहाँ पे भी क्या का अर्थ मिल रहा है, यानी हमारी जो इन ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जो वर्ब प्रयोग हुई है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी इन्फिनिटिव के रूप में, जो इन्फिनिटिव के रूप में जो वर्ब आई है हमारी रिमूव, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब, ये भी अपना एक ऑब्जेक्ट साथ में ले आई है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर। तो हमने ये देखा पहला हमारा जो क्लास है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, द मैनेजर ऑर्डर्ड टू रिमूव ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर। इसका मतलब उस मैनेजर ने आदेश दिया था फर्नीचर की सभी पीसेस को हटाने का आदेश दिया था। अब आगे बात की जा रही, इन फर्नीचर के बारे में मुझे कुछ और जानकारी देनी थी, जिसके लिए हम एक क्लास ले आ रहे हैं, यानी इसके बारे में कि फर्नीचर के बारे में अगर कुछ बताना है, फर्नीचर एक नाउन है, इसके बारे में जो बताएगा वो सब, अगर एक क्लास बता रही है तो वो पूरी क्लास क्या कही जाएगी, एडजेक्टिव क्लास कही जाएगी। तो हम देख रहे हैं अगली क्लास वही बता रही है और ये फर्नीचर के लिए आई हुई है। विच वर यूजलेस हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विच वर यूजलेस कह रहे हैं। तो भाई ये विच जो आया हुआ है ये हम देख रहे हैं किसके लिए आया हुआ है, फर्नीचर के लिए आया हुआ है। फर्नीचर के लिए आ रहा है, फर्नीचर हमारा सिंगुलर है, देखिए सिंगुलर है तो विच को भी हम सिंगुलर ही मानेंगे, क्योंकि विच की जगह, विच जो है फर्नीचर की जगह पे ही समझ लीजिए आ रहा है। ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और प्रयोग हो रहा है फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर हमारा सिंगुलर है तो आगे हमारी जो वर्ब होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो वर्ब ना होकर के यहाँ क्या होगा, विच वाज, क्या होगा, वाज। विच वाज यूजलेस, जो कि क्या था, जो यूजलेस थी। अच्छा हम यहाँ पे हम ये देखेंगे भाई, यहाँ पे फर्नीचर की, एक फर्नीचर की नहीं बात हो रही है, कई फर्नीचर की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कहा था कि जब दो नाउन को ऑफ से जोड़ दिया जाए तो हम वास्तव में हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड होता है वो होता है ऑफ के पहले प्रयोग होने वाला। तो इस हिसाब से हमारा जो सब्जेक्ट है ये पीसेस है, तो पीसेस के लिए प्रयोग हो रहा है विच, या हम कहेंगे फर्नीचर की पीसेस के लिए प्रयोग हो रहा है, जो कि प्लूरल है। तो इसका मतलब ये प्लूरल है कि एक फर्नीचर के लिए नहीं प्रयोग हो रहा है, ये फर्नीचर की सभी पीसेस के लिए प्रयोग हो रहा है। तो विच जो हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, इसलिए हिसाब से ये वर है। तो यहाँ पे वर सही है, यानी कि हम कह रहे हैं कि उस मैनेजर ने फर्नीचर की सभी पीसेस को हटाने का आदेश दिया था। जो यानी फर्नीचर्स, जो सभी फर्नीचर्स क्या थे, यूजलेस थे, अनुपयोगी थे। तो इस सेंटेंस में हमारी कोई गलती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर। इसी तरीके से अगर हम अगले सेंटेंस में आते हैं, अगला सेंटेंस हमारा, वर्मिन्स आर वेरी हार्मफुल इंसेक्ट्स विच थ्राइव इन डर्टी प्लेसेस। यहाँ पे भी हम अगर चलते हैं तो हमारा जो पहला सेंटेंस शुरू होता है, जो सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट है वर्मिन्स, उसके बाद ये होगी वर्ब हमारी। यहाँ पे जो वर्ब आई है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करेगी। वर्मिन्स आर, हम कह रहे हैं वर्मिन्स हैं, यानी वर्मिन्स मतलब कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े क्या हैं, वर्मिन्स हैं क्या है, और ये है वेरी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि वर्मिन्स जो हैं ये बहुत ही हार्मफुल इंसेक्ट्स हम कहना चाहते हैं।
तो ये पूरा हमारा जो कार्य कर रहा है ये बर्मिन्स के बारे में जानकारी देने का कार्य कर रहा है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। चूंकि यहाँ पे जो हमारी वर्ब है आर, यही हमारी फाइनाइट वर्ब है, और ये कैसी फाइनाइट वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं मांगती है। तो इस हिसाब से ये जो वर्ब के बाद जो चीज़ें आई हुई हैं ये क्या है, ये हमारी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रही हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो पहला क्लास हमारा, दूसरा क्लास हमारा शुरू होता है इस हमारी कंजंक्शन से। अब ये कंजंक्शन जो आया है ये किसके लिए आया है, इंसेक्ट्स के लिए आया है। ये हम कह रहे हैं बर्मिन को ही इंसेक्ट्स कहा जा रहा है। तो ये विच जो है इंसेक्ट्स के लिए कह लें या बर्मिन्स के लिए कह ले आ रहा है। तो उसके बाद जो आनी चाहिए, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए वर्ब, तो प्लूरल है। विच थ्राइव इन डर्टी प्लेसेस, जो कि जीवित रहती हैं, जीवित हो रहती हैं, थ्राइव यानी कि वहाँ पे जीवित रहती हैं, किसमें, डर्टी प्लेसेस में थ्राइव करती हैं, यानी वहाँ पे पोषित होती है, हम कह लें वहाँ उनको पोषण मिलता है, कहाँ, डर्टी प्लेसेस में। तो हमने पढ़ा था नाउन के केस में, जब पढ़ा था नाउन का जो बर्मिन्स है, ये हमने पढ़ा था ऐसा नाउन का रूप है जो यस या ईएस ना प्रयोग होने पर भी, क्या मतलब, इसके साथ यस या ईएस नहीं प्रयोग किया जाता है। ये सिंगुलर और प्लूरल जो है, नहीं, बर्मिन्स क्या था, सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में क्या होना चाहिए, एक ही समान दिखता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ये ऐसा नाउन था जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप होता है, यानी बर्मिन ही प्रयोग होता है, यस नहीं प्रयोग होता है इसमें। तो पहली बात, यस नहीं होना चाहिए। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि यहाँ इसे सिंगुलर प्रयोग करना है प्लूरल, तो हम ये देख सकते हैं इसी बर्मिन्स को इंसेक्ट्स बोला जा रहा है, जो कि बता रहा है कि इसे प्लूरल लेना है, क्योंकि इसी बर्मिन्स को ही बोला जा रहा है कि बर्मिन्स क्या है, वो खतरनाक, बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट्स हैं। तो इंसेक्ट्स प्लूरल दिखा रहा है कि ये भी प्लूरल की तरफ प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आर ही प्रयोग होगा, ये सही है। तो यहाँ बर्मिन्स ना हो करके बर्मिन होगा। तो इस तरीके से आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं भाई, अगर हर चीज़ की डिटेल में बात करेंगे तो मतलब हम बहुत ही कम सेंटेंस को देख पाएंगे। आप इनको डिटेल में देखना है कि कैसे क्या सब्जेक्ट है, कैसे क्या हमारा यहाँ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बन रहा है, क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इन सब की हमने डिटेल में बात की है अपने पहले के वीडियोज़ में, उनमें आप देख सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। हम यहाँ सिर्फ यहाँ पहचानना बताएंगे कि क्या चीज़ें। अब हम ऐसी बात करते हैं, यहाँ सिर्फ पहचानेंगे हम कि ये कौन सी चीज़ें बन रही हैं, बस यहाँ पे हम उससे संबंधित रूल को क्यों बन रहे हैं ये नहीं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम ज़्यादा सेंटेंसेस कर नहीं पाएंगे। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, अगला सेंटेंस जो हमारा है, इसमें ऑल ऑफ अस शुड हैव अ सेविंग अकाउंट इन अ बैंक। नहीं, क्या है कि ऑल ऑफ अस, हमने कहा था कि भाई अगर हम दो नाउन को ऑफ से जोड़ दें, दो नाउन को हम किसी प्रीपोजिशन से जोड़ लें, ये कहें अगर हमें एक नाउन हो उसके पहले एक प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन उसके पहले एक नाउन हो, तो हमारा जो इस नाउन का संबंध इस नाउन से बताया जाता है, जबकि मुख्य रूप से इसके बारे में बात की जा रही होती है, यानी सब्जेक्ट हमारा यही होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑल ऑफ अस कहा जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है, हम में से सभी, इसका मतलब। तो ये क्या है, ऑल प्लूरल हो गया, यानी हम में से सभी की बात हो रही है। ऑल ऑफ अस शुड हैव, शुड हैव ये हमारा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ एक हमारी एक वर्ब आनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में वो आई हुई है, यानी शुड हैव, यानी हम कहना चाहते हैं हम सभी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अस। अब होना चाहिए ये हमारी क्या बन रही है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो रही है जो ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है। क्या होना चाहिए, अ सेविंग अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, किसमें, इन अ बैंक, यानी एक बैंक में हम सब के पास क्या होना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, हम कहना चाहते हैं। तो हमारा ये जो नाउन यहाँ पे सेविंग है, अच्छा सेविंग जो है, सेविंग अकाउंट, ये दोनों को इकट्ठा मिला कर पढ़ेंगे, ये एक नाउन का कार्य करेगा। और हमने कहा था सेविंग अकाउंट नहीं होता, सेविंग्स अकाउंट होता है, ये सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, ना कि सेविंग अकाउंट। और ये काउंटेबल भी है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का भी प्रयोग होगा, चूंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हमने यहाँ देखा कि भाई ये ऐसा नाउन था जो दिखता तो प्लूरल है लेकिन इसका अर्थ सिंगुलर होता है। जैसे हमने और भी नाउन पढ़े थे, सेविंग्स पढ़े थे, इनिंग्स पढ़े थे,
हालांकि इनिंग्स का आप दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, इनिंग्स का। और फिजिक्स पढ़ा था, ऐसे हमने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, कई बीमारियों के नाम पढ़े थे, वो सब क्या है, दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, वो वाला नाउन है ये। तो यहाँ पे सेविंग्स होना चाहिए, बचत खाता के लिए सेविंग्स अकाउंट होता है, ना कि सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे इस पार्ट में गलती हमारे बी वाले पार्ट में। अगला हम देखते हैं, अगला जो सेंटेंस हमारा, अगला सेंटेंस हमारा है एरियर्स ऑफ रेंट शुड बी पेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हम देख रहे हैं हमारा वर्ब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से 2 नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है। अगर प्रीपोजिशन से जोड़ा गया तो हमारा सब्जेक्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं, जिससे वर्ब फाइनाइट वर्ब का निर्धारण होगा, वो है क्या, एरियर्स है। एरियर्स हमारा एक ऐसा नाउन है जो क्या है, जो प्लूरल दिखता भी है और प्लूरल प्रयोग भी होता है, यानी इसका अर्थ भी प्लूरल ही होता है, यानी इसके साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी जो वर्ब आ रही है वो है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक ही समान लगती है, इसलिए यहाँ तो कोई गलती नहीं है। शुड बी पेड पैसिव वॉइस में है ये। एज अर्ली एज पॉसिबल, यहाँ हम कहना चाहते हैं एरियर्स जो है, एरियर रेंट का जो एरियर्स है वो पे किया जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी जो है एरियर्स का, रेंट का जो एरियर है, रेंट का जो बकाया है वो पूरा मतलब पे किया जाना चाहिए, यहाँ ये अर्थ है। यहाँ एरियर्स ठीक है, अगर ये एरियर होता तो गलत होता। ये हमारा ऐसा नाउन है जो दिखता तो प्लूरल है और ये प्लूरल में प्रयोग भी होता है। इसके साथ यस लगा हुआ है, तो यस इसके साथ हटा नहीं सकते, हम हटा करके इसे सिंगुलर नहीं बना सकते। तो ये हमारा सेंटेंस से कोई एरर नहीं है, एकदम सही है। अगला देखते हैं, मिलियंस, यहाँ पे मिलियन ऑफ पीपल पास्ड अवे, यानी हम कहना चाहते हैं सैकड़ों क्या है, मिलियंस मतलब लाखों लोग मर गए। हम कह रहे हैं लाखों लोग, पास्ड अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मर जाना, एक्सपायर हो जाना, यानी कि लाखों लोग, हम कह रहे हैं लाखों लोग मर गए इन द डिस्ट्रक्टिव, किस में मर गए, इन द डिस्ट्रक्टिव, जो विनाशकारी अर्थक्वेक आया था, कहाँ का, गुजरात का। गुजरात के अर्थक्वेक, कैसा अर्थक्वेक, विनाशकारी, जो विनाशकारी अर्थक्वेक था में क्या है, हम कहना चाहते हैं लाखों लोग मर गए। तो यहाँ अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे भाई ये हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा रह गया सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से वर्ब स्टार्ट हुई, और ये प्रेडिकेट का पार्ट है। प्रेडिकेट के पार्ट में हम देख रहे हैं हमारे कई नाउन जो है वो प्रीपोजिशन से, ऐसे ही हम प्रीपोजिशन से कई नाउन को लगातार जोड़ते चले जाते हैं, और नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो वहाँ एडजेक्टिव भी हो जाए। जैसे एक गुजरात हो गया एक नाउन, अर्थक्वेक एक नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन से जुड़ गया, कहाँ का अर्थक्वेक, गुजरात का अर्थक्वेक। उसके बाद कैसा अर्थक्वेक था, इसकी विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव आया डिस्ट्रक्टिव, यानी जो विनाशकारी अर्थक्वेक था। और कहाँ देखिए ये इन ये प्रीपोजिशन एक और आया प्रीपोजिशन, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी एक अर्थक्वेक के पहले एक प्रीपोजिशन आया है जो कि इनसे जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा भाई कि जो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो गलती है वो है यहाँ पे मिलियन ना होकर के मिलियंस होना चाहिए। अब इससे संबंधित हमने जो रूल देखा था, क्या होना चाहिए, मिलियंस होना चाहिए। इससे संबंधित अगर हम रूल को रिकॉल करें, अगर याद करने की कोशिश करें, मिलियंस ऑफ पीपल होना चाहिए, ना कि मिलियन होना चाहिए। रूल क्या था, रूल हमारा ये था, अगर डजन, मिलियन, ठीक है, ये सारे जो इनको हमने कहा था ये न्यूमरल नाउन भी इनको हम कहते हैं। अगर ये न्यूमरल नाउन किसी नाउन के पहले आ जाएं तो उस नाउन का नंबर बताने लगते हैं। जैसे हम कहें, अगर हम इनको प्रयोग करें मिलियन, जैसे हम कहते हैं, हमने बात की थी, इनकी डिटेल में बात कर रखी है पिछले पार्ट में। जैसे हम कहें मिलियन, उसके बाद एक नाउन लगाएं रूपी, तो रूपी ने अगर रुपीज करना पड़ेगा। अब ये न्यूमरल नाउन जो हमारा, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है इस नाउन के लिए, इस नाउन के नंबर को बताना चाहता है, बताने की कोशिश कर रहा है, और एक से अधिक नंबर बता रहा है, इसलिए ये वाला नाउन प्लूरल हो जाएगा। अब ये एडजेक्टिव जैसा कार्य कर रहा है। लेकिन हमने बात की थी, अगर इसी के पहले हम क्या कर लें, इसी के पहले कोई और एक नाउन लगा लें, ठीक है ना, और कोई एक एडजेक्टिव लगा लें जो एडजेक्टिव का कार्य कर, जैसे हम कहें 5 मिलियन।
5 मिलियन रुपीज़ का है, तो ये क्या है, ये हमने कहा था ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, ये यानी ये हमेशा सिंगुलर प्रयोग हो रहा है। देखिए ठीक है, 2 मिलियन हो जाए, ऐसे 2 मिलियन रुपीज़ हो जाएगा, तो ये हमने देखा था। अगर लेकिन हमने कहा था इससे क्या हो रहा है, इस केस में इससे डेफिनिट, इसको हम डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते थे, क्योंकि ये रुपीज़ के नंबर को डेफिनिट कर रहा है कि भाई मिलियन रुपीज़, अगर हम कहें 5 मिलियन रुपीज़, तो इसका मतलब क्या है, 5 मिलियन फिक्स कर दिया हमने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं ये संख्या अनिश्चित बताना चाहता हूँ, इनडेफिनिट नंबर बताना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ कहा लोगों की संख्या कितना बता रहा हूँ, लाखों लोग बता रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख हमने डेफिनिट नहीं किया, तो ये क्या है, इनडेफिनिट है। अगर इनडेफिनिट नंबर को बताने का प्रयास किया जाता है इस न्यूमरल नाउन के माध्यम से, तो क्या होता है, तो भाई इन नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, इसको प्लूरल बनाना चाहिए मिलियंस। आप उसके बाद इधर जो नाउन रख रहे हैं तो इधर भी प्लूरल बनाना चाहिए, जैसे बॉय का बॉयस हो जाएगा, मिलियंस ऑफ बॉयज़ का मतलब क्या है कि लाखों लड़के हम कहेंगे। यहाँ निश्चित नहीं है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, लाखों लड़के। तो इस तरीके का जब भाव देना होता है तो हम प्रीपोजिशन के माध्यम से इस न्यूमरल नाउन को के माध्यम से इस तरीके से बनाते हैं। ऑफ के बाद जो नाउन आना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलती है कि भाई यहाँ मिलियंस होना चाहिए, ना कि मिलियन होना चाहिए। अगला हम देखते हैं, जैसे द स्वाइन आर, यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ही वर्ब शुरू हुई ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया हमारा। आगे देख रहे हैं हम जो है ये सारे आगे प्रेडिकेट के पार्ट में जो है प्रीपोजिशन के माध्यम से नाउन जुड़े हैं, एडजेक्टिव जुड़े हैं, ना कि कोई अन्य चीज़ें आ रही हैं, मतलब और कोई वर्ब नहीं आ रही है। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द स्वाइन, द स्वाइन्स हो गया। अब जो सब्जेक्ट हमारा इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगनी चाहिए, वर्ब लगी है हमारी, आर लगी हुई है हम देख रहे हैं। तो हमें देखने में तो लग रहा है स्वाइन्स जो है वो प्लूरल दिख रहा है और प्लूरल वर्ब भी लगी है, एकदम सही लग रहा है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि हमारे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में तो सिंगुलर दिखते हैं, दिखने में सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन उनका अर्थ ही होता है प्लूरल होता है, उनका अर्थ प्लूरल होता है। वैसे हमारा स्वाइन जो है उस नाउन वाली कैटेगरी में जा रहा है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसों में एक समान रहता है। तो अगर हम इसे यहाँ पर रखना चाहते हैं आर, तो लेकिन स्वाइन का स्वाइन्स नहीं करते हैं, गलती ये है भाई। अगर हम कह रहे हैं ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों रूपों में एक समान रहता है, स्वाइन ही रहता है, तो चाहे हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं इज लगा लें या आर लगा लें, एक ही बात हुई, तब तो गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई इसमें गलती ऐसी नहीं दी जाती, इस केस में गलती दी जाती है, इस नाउन से संबंधित ही गलती दी जाती है, क्योंकि भाई ये इज के साथ भी सही है, आर के साथ भी सही है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। तो गलती कहाँ दी जाएगी, सब्जेक्ट के पार्ट दी जाएगी, यानी इसके साथ यस लगा दिया जाएगा, तो यस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यानी हम कहना चाहते द स्वाइन्स आर रूटिंग डाउन इन द मडलिंग वाटर, यानी मडलिंग वाटर मतलब मड मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ वाला जो कीचड़दार जो जल है उसमें क्या कर रही हैं, उसमें मतलब रूटिंग डाउन कर रही हैं, मतलब लौट रही हैं, ये आप कह सकते हैं ऐसे, उसमें जो है। तो स्वाइन्स क्या होना चाहिए, स्वाइन में यस नहीं होना चाहिए। ये उस प्रकार का नाउन है जो दिख रहा है, मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप होता है, और इनमें यस या यस लगा करके हम इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। तो इस तरीके से हम अगला से अगर देखते हैं अपना एग्जाम्पल जो है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू कीप माई बाउल क्लीन। हमने सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर देखे थे, सेंटेंस के प्रेडिकेट के पार्ट में क्या क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, वो आप उसमें जा कर के देखेंगे। तो हमने बात किया था कि भाई अगर कभी ऑब्जेक्ट के पार्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक नाउन होता है, अगर नाउन के बारे में जानकारी पूरी नहीं हुई और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन आया हुआ है उसकी जानकारी, यानी ऑब्जेक्ट की जानकारी पूरी नहीं हुई, तो उसकी जानकारी के पूरा करने के लिए जो वर्ड प्रयोग होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे, और वो एडजेक्टिव हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों की बात हमने वहाँ पे डिटेल में की थी, क्योंकि नाउन के बारे में विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें, भाई हमारा सब्जेक्ट ये रहा द डॉक्टर, उसके बाद यहाँ से हमारा प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाता है। हम प्रेडिकेट के पार्ट में देख रहे हैं ये हमारी वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और उसके बाद आगे देखेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि जो कि इन्फिनिटिव रूप में है, टू कीप माई बॉवेल्स। टू कीप माई बॉवेल्स, बॉवेल्स ये जो है, अब यहाँ पे इसके लिए इसकी पूरी अगर मैं कहना चाहता हूँ मेरे अतड़ियों को रखने के लिए, क्या रखने के लिए, तो ये रखने के लिए ये एडजेक्टिव के माध्यम में बताया जा रहा है, क्लीन यानी साफ रखने के लिए। यानी डॉक्टर ने एडवाइस किया था मुझे मेरी अतड़ियों को साफ रखने के लिए एडवाइस किया था, यानी कि ये हम कहना चाहते हैं। दूसरा वाला जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटिव रूप में है, लेकिन उसका अर्थ कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, जब तक हम क्लीन का प्रयोग नहीं करते। क्लीन हमारा एडजेक्टिव है जो इसके बारे में बता रहा है, तो क्लीन को इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी देने के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये क्या है, क्लीन हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारी एक ही क्लास है, एक ही क्लास में प्रयोग किया गया है दो ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि मी है और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। क्लीन हमारा इसी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने के लिए, मतलब जानकारी कंप्लीट हो जाए इसके लिए क्लीन का प्रयोग किया गया, जो कि एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव वर्ड में तो एडजेक्टिव है, लेकिन क्या काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जानकारी कंप्लीट कर, इसलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो हमने देखा अगर हम यहाँ गलती देखें तो गलती कहाँ है, हम देखेंगे हमारा जो ये बॉवेल है ये एक नाउन है, और ये क्या है, बॉवल्स मतलब अतड़ियाँ होती हैं, ये ऐसा नाउन है जो ये प्लूरल रूप में रहता है। इसके साथ यस या यस हम नहीं हटा सकते, ये हमेशा यस या यस के साथ लगा रहेगा। तो यहाँ हमें बॉवेल्स को बॉवेल नहीं कर सकते, बॉवेल्स ही होगा, तो यहाँ पे ये गलती है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है मीजल्स इज स्टिल अ सीरियस चाइल्डहुड डिसीज इन सम कंट्रीज। यहाँ हम देखेंगे हमारा एक ही वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है मीजल्स जो कि एक बीमारी का नाम है। ये ऐसा नाउन है जो दिखता तो प्लूरल है लेकिन किसी एक ही बीमारी का नाम है, इसलिए इसे कैसे लिया जाता है, इसीलिए इसको सिंगुलर लिया जाता है। तो मीजल्स क्या हो गया, मीजल्स हो गया, मीजल्स के साथ में इज लगा है, ठीक है, मीजल्स इज। हमने पढ़ा था ना कुछ बीमारियों के नाम जो कि दिखते प्लूरल लेकिन होंगे सिंगुलर। तो ये मीजल्स इज स्टिल अ सीरियस चाइल्डहुड डिसीज इज सम कंट्रीज, हम कहेंगे ये बिल्कुल एकदम सही है। ये हमारा वर्ब के जो है ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो मीजल्स बारे में सारी जानकारी देने के लिए ये पूरे जो अन्य वर्ड जो आ रहे हैं ये प्रेडिकेट के पार्ट में, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये वाक्य एकदम सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। अगले सेंटेंस में हम आते हैं। अगला सेंटेंस हमारा हर ज्वेलरीज मस्ट हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून। यानी हम कहना चाहते हैं हर ज्वेलरीज, हम ज्वेलरीज की बात करें तो हमारा ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ये सब्जेक्ट का पार्ट है। सब्जेक्ट के पार्ट में एक नाउन होना जरूरी होता है जो कि नाउन है। अब इस नाउन की अगर हम बात करें तो ये नाउन ज्वेलरी जो है ये हमारा प्लूरल नहीं हो सकता, प्लूरल ये हमेशा सिंगुलर रूप में ही प्रयोग होता है, तो हमें इसे सिंगुलर ही रखना पड़ेगा, यानी ज्वेलरी करना पड़ेगा, ज्वेलरी। इसका प्लूरल नहीं होता है। अगर इसकी एक से अधिक ज़्यादा आप नंबर बताना चाहते हैं तो पीसेस ऑफ करना पड़ेगा हमें। अगर दो बताना चाहते 2 पीसेस ऑफ ज्वेलरी करना पड़ेगा, या 2 आइटम्स ऑफ ज्वेलरी कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार की जो विधि हमने देखी थी वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वो यहाँ प्रयोग होगी। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है कि एक चीज़ हम ये जानेंगे कि अगर हमारा ऑफ के माध्यम से एक नाउन इधर है उसके बाद एक नाउन को इधर जोड़ा जा रहा है, अगर इस केस में हमने बताया कि भाई इस नाउन का अधिकार इस पे जताया जाता है, यानी इसका संबंध इससे जोड़ा जाता है, और वास्तव में अगर ये सब्जेक्ट बन जाए तो हमारा सब्जेक्ट वर्ड जो होता है जिससे वर्ब का निर्धारण होगा ये होगा ऑफ के पहले आने वाला। लेकिन इस विधि में हम देखेंगे ये जो व्यवस्था बनाई जाएगी, अगर ऑफ के बाद वाला जो नाउन ये अगर काउंटेबल है तो ये हमेशा प्लूरल होगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे सेंटेंस में यही है, टू ऑफ द बॉय है। देखेंगे हम टू ऑफ द बॉय है, बॉय एक काउंटेबल नाउन है, और यहाँ टू देखिए उसमें मतलब कई लड़कों में से हम 2 लड़कों की बात करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, बॉयस होना चाहिए। टू ऑफ द बॉयस कहाँ, फ्रॉम दी नेबरिंग स्कूल, यानी पड़ोस के स्कूल से, हम कह रहे हैं पड़ोस के स्कूल से
कई बच्चों में से 2 बच्चों की बात कर रहे हैं। फेल डाउन फ्रॉम अ ट्री, वो गिर गए थे कहाँ से, एक ट्री से। अभी काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए लग सकता है, सिंगुलर है। तो क्या हुआ, फेल डाउन फ्रॉम अ ट्री स्टैंडिंग बिफोर माई हाउस, किस पेड़ से गिरे थे, जो कि मेरे हाउस के सामने जो खड़ा हुआ है उससे। अब देखिए स्टैंडिंग बिफोर माई हाउस, ये ट्री के लिए आ रहा है बताने के लिए। ये देखिए ऑब्जेक्ट पार्ट में ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट पार्ट में, तो आप ये कह सकते हैं भाई इसके लिए प्रयोग हो रहा है। देखिए इसके लिए स्टैंडिंग बिफोर माई हाउस, जो मतलब घर जो है खड़ा है मेरे घर के सामने, उसके बारे में बता रहा है ये। तो हमने देखा यहाँ क्या गलती है, तो ये ध्यान रखेंगे अगर प्रीपोजिशन से 2 नाउन जोड़े जा रहे हैं और वो अगर सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो अगर वो काउंट प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन काउंटेबल है तो वहाँ पे वो प्लूरल में रहेगा, ना कि सिंगुलर में। अगला हम देखते हैं, द यूज ऑफ रिसाइकल्ड पेपर इज सेविंग द यूज, तो यहाँ गलती यहाँ इसमें है, ए वाले पार्ट में हम कह रहे हैं द यूज ऑफ रिसाइकल्ड पेपर इज सेविंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज। भाई द यूज, अब हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट हमारा बन रहा है, ये देखिए 2 नाउन है, एक पेपर है, रिसाइकल्ड हमारा एडजेक्टिव बन रहा है, तो ये एक पेपर एक नाउन हो गया, एक नाउन यूज हो गया, यानी रिसाइकल्ड पेपर का उपयोग, हम उपयोग की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी है इज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है यूज, तो यूज ये ठीक है। इज सेविंग, बचा रहा है, क्या बचा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, यानी हम कहना चाहते हैं हजारों पेड़ बचा रहा है, फ्रॉम बीइंग कट डाउन ईच ईयर, यानी प्रत्येक ईयर काटे जाने से क्या कर रहा है, सैकड़ों मतलब हजारों पेड़ काटे जाने से बचा रहा है क्या, रिसाइकिल्ड पेपर का उपयोग। ये क्या कर रहा है, थाउजेंड्स पेपर के काटे जाने से बचा रहा है, हजारों पेड़ों के काटे जाने से बचा रहा है। तो ये वाक्य एकदम सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे नाउन से संबंधित क्या क्या गलतियाँ दी जाती हैं। आज ने हमने इसका पहला पार्ट देखा, इसके बाद हम और आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने 11 सेंटेंस की बात की है। कुछ सेंटेंस में हमें जल्दी से बात करनी पड़ रही है, क्योंकि जो है अभी हमने सारे रूल्स जो है वो जुड़े हुए पढ़े नहीं हैं। अभी हमें ज़्यादा फोकस क्या करना है, हमें नाउन से संबंधित रूल पे फोकस करना है कि नाउन से संबंधित रूल मेन क्या है। बाकी जो है हम जब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तब हर चीज़ें बेहतर समझ पाएंगे। तो हम ऐसे ही देखते रहेंगे कुछ चीज़ें ताकि जानते रहें। बाकी आपको डिटेल में अगर देखना है भाई ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, तो इन सब की बात हमने पहले के वीडियोज़ में कर रखी है, वो आप देखेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, अब अगले पार्ट में हम फिर देखेंगे इससे आगे सेंटेंस। तो अब हम नाउन ख़त्म कर चुके हैं, और नाउन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इनसे संबंधित हम अब कई एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पे हम लगातार देखेंगे, कम से कम कई पार्टों में हम 100 से अधिक क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे हम ये कैसे कैसे नाउन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।